बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर 1 बायोलॉजी हमारा सफर जो है वो आगाज हो चुका हुआ है और ये हमारा आज कोई 5वां लेक्चर है। तो इस 5वें लेक्चर में आज हम लोगों ने बहुत छोटे और बड़े शॉर्ट और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर दफा बोर्ड के पेपर में आएंगे। ठीक है बेटा। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस तो नहीं है, ये जो आज हम तीनों टॉपिक्स करने जा रहे हैं ये तीनों शॉर्ट में आते होते हैं और ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये टॉपिक्स उनकी समझ में नहीं आए हुए होते, लेकिन आज हम लोग इंशाल्लाह अपने फिंगर टिप्स पर कर लेंगे। ले जी, टॉपिक का नेम है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। नाम से तो यही लगता है जैसे स्पेस मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड पे बात हो रही है। वर्ल्ड मतलब आउटसाइड द प्लैनेट अर्थ, स्पेस दैट इज अपना खला। और आम रूटीन में इंसान का जो जहन है वो पहुंच जाता है कि जैसे मार्स पर जिंदगी है या नहीं है, या किसी और प्लैनेट पर जिंदगी है या नहीं है। तो नहीं बेटा, यहाँ जो वर्ड स्पेस है उसका मतलब है जगह। तो जिस तरह गाड़ी की बैक सीट पर अगर आप लोग कजन्स कहीं जा रहे हैं तो बैक सीट पर कोई 3 से ज्यादा अफराद आ चुके हैं, तो जब चौथा या 5वां घुसने की कोशिश करेगा तो आप लोग कहोगे भाई अंदर स्पेस नहीं है, दूसरी गाड़ी में जाओ। तो वो जो स्पेस है वो उसका मतलब है जगह, कि भाई अंदर जगह नहीं है। ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि अर्थ पर जानदारों ने कितनी जगह घेरी हुई है। अर्थ पर जानदारों ने कितनी जगह घेरी हुई है। तो इस टॉपिक में हमने जगह का रिलेशनशिप देखना है कि जानदार कितनी जगह पर मौजूद है, जानदार कितनी जगह पर मौजूद है। लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज एनॉर्मस इन साइज। आज का जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है साइज में। गॉट इट? यानी दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं इन्होंने छोड़ी जहां पर जानदार मौजूद ना हो। और जब से इस दुनिया पर जिंदगी का आगाज हुआ है, जब से इस दुनिया पर जिंदगी का आगाज हुआ है, ये जगह रिप्रोड्यूस होती जा रही है। बेटा फॉर एग्जाम्पल, बचपन में मुझे याद है कि सिर्फ 7 दरवाजे या 8 दरवाजों पर लाहौर पूरा मुश्तमिल होता था। ठीक है जी, ये भाटी दरवाजा और वो दिल्ली दरवाजा और मोरी दरवाजा और ये सारे दरवाजों पर मुश्तमिल लाहौर सिटी थी। तो किसी ने मेरे अब्बू से कहना कि जी वो अपना उधर समनाबाद में घर ले लो, तो अब्बू कहते थे अड्डी दूर किन्ने जाना है। उसके बाद हम लोगों ने समनाबाद में घर ले लिया, तो फिर किसी ने कहा कि जी छोड़ो जी रायविंड चलो जी, उत्थे उत्थे जमीन ले लो। तो फिर अब्बू के अल्फाज होते थे एडी दूर किसने जाना है। तो अब जनाब लाहौर फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। अब तो गाड़ी पर बैठो तो 45 मिनट लग जाते हैं लाहौर के एक कोने में जाते हुए। तो पता ये लगा कि इसी तरह जब से इस दुनिया में जानदार मार्जे वजूद में आए हैं, लिविंग वर्ल्ड की जो स्पेस है वो बढ़ती जा रही है। दिस स्पेस इज रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन दिस प्लैनेट। तो मेरा बच्चा, जब से जानदारों का ओरिजिन ऑन दिस प्लैनेट हुआ है, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस को कवर किए जा रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स फैलते जा रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स फैलते जा रहे हैं। कहता है जनाब टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड। अबाउंड से मुराद वहां पर रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटेड हैं। टुडे ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड घिरा हुए हैं, घिरे हुए हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड घिरे हुए हैं। किससे? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब मेरा बच्चा, हम लोग बाहर के मुल्क होते थे बचपन में, तो जब हम लोग यहाँ आते थे छुट्टियां गुजारने, तो नानी अम्मी के घर या फिर दादों का घर होता था शहर वाली साइड पर। तो वहां पर मेरा बड़ा दिल घबराता था, तो मैं अब्बू को कहता था कि अब्बू
ये हम लोग इतना कंजेस्टेड इधर क्यों रहते हैं कि आमने सामने घर, तंग तंग गलियां। तो जनाब जहाज कहीं गुजर रहा था पाकिस्तान के ऊपर से, तो वो रेगिस्तानी इलाका था। तो मैंने खिड़की से नीचे देखकर मैंने कहा, अब्बू हम अपना यहाँ घर बनाएंगे, देखो नीचे कोई भी नहीं है, हम अपना घर यहाँ पर रेगिस्तान में बनाएंगे। तो जहाज तब तक पाकिस्तान की हदूद से निकला नहीं था हुआ। तो वो अब्बू ने कहा कि बेटा, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है ये ऑर्गेनिज्म तय नहीं करता। कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है ये ऑर्गेनिज्म तय नहीं करता, बल्कि उस जगह के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, उस जगह के जो उस जगह के फिजिकल फैक्टर से मुराद उस जगह के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उस जगह का पानी, उस जगह का सॉइल, उस जगह की लाइट, उस जगह का टेम्परेचर, अगर वो सारी चीजें किसी ऑर्गेनिज्म के लिए या जिन ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल होंगी, सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स उस जगह पर रह सकेंगे। मैंने कहा वो मैं समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। मैं क्या, देखो, कहने लगे देखो तुम कह रहे हो कि नीचे डेजर्ट में हम अपना घर बना लें। मैं कहा जी अबू ये देखें नीचे कोई भी नहीं है, तो इधर इधर हम बनाएंगे। कहने लगे बेटा यहाँ पर हम नहीं रह सकते। मैं कहा वो क्यों? कहने लगे यहाँ के सॉइल में तुम अपने वेजिटेबल्स नहीं उगा सकते, तुम्हें यहाँ वाटर ही नहीं मिलना, फिर यहाँ का टेम्परेचर रात को इंतहाई सर्द तो दिन को इंतहाई गर्म, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। तो मेरा बच्चा, हम लोगों की बॉडीज इन तमाम चीजों के लिए अडेप्टेड नहीं है। मैं कहा अच्छा अबू तो फिर कोई खास ऑर्गेनिजम्स हैं? कहने लगे जी हाँ, एक एक अर्थ के किसी भी पार्ट में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ये उस जगह के एबायोटिक फैक्टर्स तय करते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल पर अगर पोलर बियर्स हैं, तो पोलर बियर्स की बॉडी की अपनी एक खास एडेप्टेशन है कि उनको बर्फ कुछ नहीं कहती, हालांकि वो ऊपर कपड़े भी नहीं पहने हुए उन्होंने। इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स मैरीन वाटर में है, मतलब समुद्री पानी में, वो वहां के लिए अडेप्टेड है। जो फ्रेश वाटर में मौजूद हैं वो फ्रेश वाटर के लिए अडेप्टेड है। जो खुश्की पर रहते हैं वो खुश्की के लिए अडेप्टेड है। जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पर रहते हैं वो वहां के लिए अडेप्टेड है। तो अब्बू ने बताया कि बेटा मुख्तलिफ जगह पर, यानी किसी जगह पर पॉपुलेशंस की कौन कौन सी वैरायटी मिलकर कम्युनिटी बनाएगी, किसी जगह पर पॉपुलेशंस कौन कौन सी पॉपुलेशंस आपस में जुड़कर कम्युनिटी बनाएंगी, ये उस जगह के फिजिकल फैक्टर्स, उस जगह का क्लाइमेट तय करेगा। क्लाइमेट तय करता है कि किसी जगह पर कौन सी कम्युनिटी बननी है। तो फिर मैंने अब्बू से कहा, मैं अब्बू इसका मतलब है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस, कि इस दुनिया में जितनी भी जगह है उन तमाम जगहों पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इस दुनिया पर जितनी भी जगह हैं उन जगहों पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है पापा वो डिफरेंट है। कहने लगे बिल्कुल, इसी को बायोजियोग्राफी कहते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका सेकंड ईयर में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। लाजमी ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, डिफाइन बायोम, डिफाइन बायोम। पुत्र जी बायोम एक कम्युनिटी का नाम है, बायोम एक कम्युनिटी का नाम है। कम्युनिटी में पॉपुलेशंस होती हैं, कम्युनिटी में पॉपुलेशंस होती हैं। तो बस फिर एक डेजर्ट का जो बायोम है, डेजर्ट के अंदर जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशंस हैं, वो डेजर्ट के बायोम को किसने डिजाइन किया है, डेजर्ट के बायोम को किसने डिटरमिन किया है? डेजर्ट के क्लाइमेट ने। बायोम
क्या है? बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, किसी रीजन की कम्युनिटी है। बायोम किसी रीजन की कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी को प्राइमरली किसने डिटरमिन किया है? उसको प्राइमरली डिटरमिन किया है उस जगह के क्लाइमेट ने, उस जगह के क्लाइमेट ने, उस जगह के क्लाइमेट ने। ठीक मेरा बच्चा? तो बायोम एक कम्युनिटी है, बायोम एक कम्युनिटी है, और कम्युनिटी बनती है डिफरेंट पॉपुलेशंस के साथ रहने से। तो जी हाँ, व्हाट इज बायोम? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमें तो याद भी हो गई। बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जिसको प्राइमरली, प्राइमरली से मुराद बेसिकली, प्राइमरली से मुराद बेसिकली, जिसको बेसिकली किसने डिटरमिन किया है, किसने डिजाइन किया है? उस जगह के क्लाइमेट ने, उस जगह के क्लाइमेट ने। तो जी हाँ, अगर हम लोग लाहौर में रह रहे हैं तो लाहौर का क्लाइमेट हमारे लिए सूटेबल है। इसी तरह कैक्टस के लिए, डेजर्ट के लिजर्ड्स के लिए, डेजर्ट के स्नेक्स के लिए डेजर्ट का बायोम, सॉरी डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो उनके लिए सूटेबल है। इसी तरह जो पौधे मरी में पाए जाते हैं, मरी के हायर ऑल्टीट्यूड्स पर, हिली एरियाज में पाए जाते हैं, वो पौधे हमारे यहाँ पर मैदानी एरियाज में नहीं पाए जाते बेटा। तो पिक्युलर डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट रीजन्स को लेकर। तो उसका ये मतलब हुआ कि किसी भी जगह के बायोम को डिजाइन कौन करता है? उस जगह का क्लाइमेट। इट हैज बीन फाउंड दैट द मेजर टाइप ऑफ प्लांट, बेटा और ये भी मालूम हुआ है कि ना सिर्फ उस जगह के एबायोटिक फैक्टर्स, बल्कि उस जगह का जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बेटा किसी भी बायोम, किसी भी कम्युनिटी का पहला ऑर्गेनिज्म होता है जो उस जगह पर आकर आबाद होता है। फिर उस प्रोड्यूसर को खाने के लिए आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी को खाने के लिए आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शरी आता है, और एक पूरी फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। So it has been found that the major type of plant also determines other kinds of plants and animals. बेटा मेजर काइंड ऑफ प्लांट अगर तो जिंदा है तो एनिमल्स का लुकमा बनेगा, और अगर मर गया, अगर वो मर गया तो मरने के बाद बेटा वो उस सॉइल में ऐसे न्यूट्रिएंट्स छोड़ेगा जिसके न्यूट्रिएंट्स की बदौलत तो दूसरे प्लांट्स वहां आकर तो आबाद होंगे। तो अगर ये जिंदा है तो तब भी काम का, और अगर मर गया तो तब भी काम का। तो पता लगा इट हैज बीन फाउंड कि मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमिन्स द अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स किस सेंस में? मरने के बाद न्यूट्रिएंट्स छोड़ेगा, दूसरे प्लांट्स उगेंगे। और एनिमल्स के लिए किस सेंस में? भाई दूसरे प्लांट्स होंगे तो एनिमल्स खाएंगे, या वो मेजर प्लांट है तो उसको एनिमल खाने आएगा, और वहां पर एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाएगी। These biomes have therefore, लो पुत्र, इन बायोम्स के जो नेम्स रखे जाते हैं या तो उस जगह के मेजर प्लांट के ऊपर रख दिया जाता है, या फिर उसका मेजर फीचर ढूंढकर इकोसिस्टम का वहां का तो उसके ऊपर रख दिया जाता है। जैसे वो हमने पढ़ा था हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स। तो बेटा ज़ेरिक, ज़ेरिक एनवायरनमेंट या जीरो सीयर कहते हैं उस जगह को जहां पर इंतहाई खुश्क कंडीशंस हो, और वहां के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी स्पेशल फिर अडेप्टेशंस होंगी। The major biomes of the world you will study in the chapter of ecology. Again, the study of relationship between the organisms and their environment, and their environment. ले जनाब, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम। पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और एक दफा पंजाब कॉलेज में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, तो हम ठीक है, हम लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। मेरा बच्चा, इसकी अब मैं थोड़ा सा आपका ना माइंड में थोड़ा सा
बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में बना दूं, वो ये है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम जाकर दफनाते हैं या वो ऑर्गेनिज्म खुद ही दफन हुआ था। अब बेटा वो जब ऑर्गेनिज्म दफन होगा तो वो, अच्छा चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं बेटा। एक तो वो बच्चे इजाजत मांग रहे होते हैं मीटिंग में आने के लिए, तो सुनिए जी। एक कब्र में से 72 मुर्दे उठने हैं, एक कब्र में से 72 मुर्दे उठने हैं। तो क़यामत वाले दिन जब कब्र का दरवाजा ओपन होगा तो जो पहला मुर्दा बाहर आएगा, पहला मुर्दा वो सबसे पहले मरा हुआ होगा पुत्र, और सबसे पहले मरा हुआ था तो सबसे टॉप पर था, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब अगर हम 72nd मुर्दे पर जाएंगे वो सबसे पुराना मरा हुआ होगा क्योंकि वो डीप इनसाइड था। मेरा बच्चा, सदियां गुजरती रहती हैं और दुनिया की, अर्थ की जो सरफेस है उस सरफेस में सॉइल का, मट्टी का इजाफा होता रहता है और ये जमीन ऊपर को आ रही है। वो बच्चे जो किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहां सड़क ऊंची हो गई है लेकिन घर जो है वो उनके नीचे चले गए हैं, तो वो उसका एक वाज़ेह सबूत है कि अर्थ का जो सरफेस है वो ऊंचा होता रहता है बेटा। अर्थ के सरफेस को सेडिमेंट कहते हैं। अर्थ के सरफेस को क्या कहते हैं मेरा बच्चा? सेडिमेंट। तो याद रखें, वक्त गुजरने के साथ साथ सेडिमेंट में इजाफा होता जाता है, और ये इजाफा सिर्फ लाहौर में नहीं हो रहा, ये इजाफा सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, ये इजाफा थ्रू आउट द ग्लोब होता है, पूरी दुनिया में ये इजाफा होता है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अर्थ की खुदाइयां करते हैं तो जो फॉसिल्स हमें ऊपर ऊपर वाले सेडिमेंट्स में मिलते हैं वो नियर पास्ट में मरे हुए हैं, और जो जो फॉसिल्स हमें डीप इनसाइड की सेडिमेंट्स में मिलेंगे वो उतने ही पुराने मरे हुए हैं। हमने क्लास 10th के केमिस्ट्री में कोल की किस्में पढ़ी थी, उसमें जो सबसे कोल जो डीप इनसाइड था वो उतना पुराना कोल था, उतना तैयार कोल था और उतना उम्दा किस्म का कोल था। तो कोल हमें अपर सेडिमेंट्स में भी मिलते हैं, कोल हमें डीप सेडिमेंट्स में भी मिलते हैं। लो जी, एक बात तो तय हो गई कि डीप सेडिमेंट में जो है वो ओल्डेस्ट फॉसिल है और जो ऊपर ऊपर वाले सेडिमेंट में है वो फ्रेश फॉसिल है। वो कौन सा फॉसिल है जी? फ्रेश। एक तो सेडिमेंट्स के जरिए हमें अंदाजा होता है कि किस फॉसिल की कितनी उम्र होगी। नंबर 2, हमने 9th केमिस्ट्री में पढ़ा था रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि फॉसिल्स की या सॉइल्स के, रॉक्स के अंदर मौजूद कार्बन के रेडियो आइसोटोप C14, उसकी क्वांटिटी मेजर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से फॉसिल की कितनी एज है, कौन से फॉसिल की कितनी एज है। तो पता ये लगा आज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बदौलत हम वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द फॉसिल्स। तो मेरा बच्चा, सेडिमेंट की लेयर प्लस अंदर मौजूद कार्बन 14 की क्वांटिटी से we can calculate the age of fossils, we can calculate the age of fossils। पुत्र, इसी एज डिटर्मिनेशन की वजह से साइंटिस्ट को एनेबल किया, साइंटिस्ट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एनेबल कर दिया कि तुम लोग एक टाइम चार्ट क्यों नहीं बना लेते, कि तुम लोग एक टाइम चार्ट बनाओ, जो फॉसिल्स तुम्हें मिलते जाएं उनकी एज लिखते जाओ। तो बेटा पता लगा इसकी कड़ी कहीं 2 बिलियन ईयर्स पुरानी हो गई। जो ओल्डेस्ट फॉसिल हमें मिला उसकी उम्र कहीं 2 बिलियन ईयर्स अगो थी। अल्लाह अकबर। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये देखें, एक टाइम चार्ट बना लिया साइंटिस्ट ने। एक टाइम चार्ट से मुराद सबसे पुराना जमाना ये बेटा यहां लिखा हुआ है 2000 मिलियन ईयर्स अगो बन गया,
और उसके बाद ये फॉसिल्स की जब हमने एज लिखनी शुरू की तो पता लगा कि ये मिलियन ईयर्स में हम लोग लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और आज हम लोग कहीं इस एरा में बैठे हुए हैं। आज हम लोग इस एरा में बैठे हुए हैं। तो जनाब दोबारा चलते हैं जरा टॉपिक की जानिब। कहता है लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम क्या है? कहता है सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, कहता है जब से इस प्लैनेट पर जिंदगी का आगाज हुआ उस वक्त से लेकर आज तक बड़े ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए और उन्होंने अपने अपने वक्त में डोमिनेंट रहे। जैसे डायनासोर्स, जब डायनासोर्स थे तो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पर नहीं था मार सकता। They dominated this planet during various periods of geological time chart. Various periods of geological time chart. दोबारा सुन ले। Since the time of the origin of life on this planet, various organisms, कई organisms evolve होते रहे और उन्होंने dominate किया इस planet को during various periods of geological time chart. Geological time chart आप समझ गए होंगे कि जब से दुनिया पर जिंदगी का आगाज हुआ है तब से लेकर अब तक का अरसा जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहलाता है। दिस हैज बीन फाउंड बाय द एविडेंस, कहता है हमने प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं, हमने एविडेंस हासिल किए हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की डिस्कवरी ऑफ और स्टडी से हमने ये एविडेंसेस हासिल किए हैं जिन्होंने अलाउ किया है बायोलॉजिस्ट टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इन अ टाइम सीक्वेंस, कि वो ऑर्गेनिजम्स को एक टाइम सीक्वेंस में रखें, क्योंकि आज हम वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द फॉसिल। एज जियोलॉजिकल टाइम पासेस, जैसे जैसे वक्त गुजरता है न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड डाउन। जमीन की परत, जमीन की तह नई अल्लाह पाक डाल देता है। The older organism, जितना पुराना organism होगा, should be in a deeper layer, उसको deep sediment में buried होना चाहिए। This provided the sequence of the layers, और हाँ ये भी आपको बता दें कि जो sequence of the sediment है ये throughout the globe same है, ये सारी दुनिया में सेम चलता है और कहीं पर भी डिस्टर्ब्ड नहीं है। अगर आप ये कह दो कि जनाब पाकिस्तान में सेडिमेंट्स कम है और अमेरिका में ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल पूरी दुनिया में सेडिमेंट की लेयर अल्लाह पाक डाल देता है। इन एडिशन इट इज पॉसिबल टू डेट एज, और तो और आज ये भी पॉसिबल है कि हम एज निकाल सके, हम डेट निकाल सकें ऑफ द रॉक्स by comparing the amounts of certain radioactive isotopes they contain। तो उन फॉसिल्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे हम उनसे उनकी लाइव्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। The older sediment layers have less of these specific radioactive isotopes। अब ये याद रखना कि जितना पुराना फॉसिल होगा उसमें उतना रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मिकदार कम रह जाएगी, और जितना नया फॉसिल होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप की क्वांटिटी नजर आएगी। अ कंपैरिजन ऑफ द लेयर्स, सेडिमेंट्स का कंपैरिजन, किसका मेरा बच्चा? सेडिमेंट्स का कंपैरिजन gives an indication of the relative age of the fossils found in the rocks। तो जब हमारे पास फॉसिल्स इकट्ठे होते हैं तो फॉसिल्स को हम कंपेयर करते हैं, हम उनकी एजेस को कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, कौन सा कितने मिलियन ईयर्स पुराना है। सो देयरफॉर द फॉसिल्स इन द सेम लेयर, और ये भी आपको बता दें कि एक सेडिमेंट में मौजूद तमाम फॉसिल्स, तमाम डेड ऑर्गेनिजम्स जो एक सेडिमेंट में मिलते हैं वो सारे एक ही जमाने में जिंदा थे, वो सब एक ही जमाने में जिंदा थे, तो वो सारे इकट्ठे मरे और सारे इकट्ठे मरे तो सबके इकट्ठे फॉसिल्स हमें मिले। So therefore the fossils found in the same layer must have been alive during the same geological period। वो सेम जियोलॉजिकल पीरियड में जिंदा होंगे,
तवज्जो है बच्चों. So you can have an idea about the temporal distribution of various forms of life, both plants and animals, and the various geological periods. अब यहां आता है कि सर जी एग्जाम में क्या आएगा. एग्जाम में बेटा दो अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, पूछे क्या. वो ये है इरा. इरा कहते हैं मेरा बच्चा दौर. इरा क्या है? दौर. ये अगर आप मेरे हाथ को देख सकें, हेलो, ये मेरे अगर हाथ को देख सकें तो ये है इरा. पुत्र 4 अदद इराज हैं, 4 इराज. बोलो CMPP. CMPP. सी से, ये मेरे हाथ को देखिएगा भाई, सीनोजोइक. सी से सीनोजोइक. एम से मीजोजोइक. फिर दूसरे पी से, सॉरी पहले पी से पेलियोजोइक. और ये आ गया आखिरी पी प्रोटीरोजोइक. प्रोटीरोजोइक. अगेन कितने इराज हैं? 4 इराज हैं बेटा. अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन. ये बोर्ड में ना आए पुत्र मुझ पर केस कर दीजिएगा. हाँ जी. क्वेश्चन है, into how many eras geological time period has been divided. आप कहोगे जी 4 eras. पहला एरा सीनोजोइक, दूसरा एरा मीजोजोइक, तीसरा एरा पेलियोजोइक और आखिरी एरा प्रोटीरोजोइक. प्रोटीरो. अच्छा, अब आप लोग यहां गड़बड़ मारोगे पुत्र. आप इसको प्रोटीरो नहीं लिखोगे, आपने प्रोटोजोइक प्रोटोजोइक पेपर में लिख दोगे, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा मेरा बच्चा. बेटा सिर्फ इन 4 इराज के नाम लिखें और 2 नंबर लें. सेल लग गई बाजी, सेल लग गई. 4 इराज के नाम लिखें और 2 मार्क्स ले लें. कौन कौन से? CMPP, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पेलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक. बच्चों अब इमरान खान का अरसा हम लोग चंद सालों के बाद याद करेंगे. याद है वो इमरान खान का इरा जो था? अच्छा, अब इरा के अंदर पीरियड्स होते हैं, तो इरा में हम याद करेंगे. याद है वो जो इमरान खान का जो दौर, सॉरी इरा पुत्र होगा दौर. इमरान खान के दौर में जो कोरोना वाला अरसा आया था, तो इरा में पीरियड्स होते हैं, दौर में अरसे होते हैं. दौर में क्या होते हैं? अरसे. तो बेटा पीरियड्स. अब अगर मैं कहूं कि मेरे बच्चों सीनोजोइक इरा के कितने पीरियड्स हैं, आप बोलोगे सर 2. नाम देखो भाई, क्वार्टिनरी एंड टर्शियरी. वेरी गुड. सीनोजोइक इरा के 2 पीरियड्स हैं, क्वार्टिनरी एंड टर्शियरी. जबकि मीजोजोइक एरा के 3 पीरियड्स हैं, क्रीटेशियस, ज्यूरासिक, ट्राइएजिक. डन. तो ज्यूरासिक वो पीरियड था जिसमें डायनासोर से. वाओ. पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक दौर में ये वाले अरसे थे, परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइल्यूरियन एंड ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन. जबकि प्रोटीरोजोइक इरा का कोई उन्होंने क्या नहीं बताया बेटा? पीरियड नहीं बताया. अगेन 4 इराज के नेम, सीनोजोइक, पेलियोज, नो, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पेलियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक इरा. जबकि सीनोजोइक इरा के 2 पीरियड्स हैं. तो बेटा पीरियड्स के अलग शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि इस इरा के पीरियड्स के नेम्स लिख दें, और इराज के अलग शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. अगर इरा आ जाए तो CMPP, और अगर उनके पीरियड्स आ जाए तो ये दरमियान वाले. और हाँ, इनके ये ईयर्स याद रख लेना. ये ऊपर देखो, ये है ईयर्स अगो. और बेटा पंजाब कॉलेज का, कनेड का, लाहौर कॉलेज का अल मशहूर तरीन MCQ, इन विच इरा आर वी. हम कौन सी इरा में हैं?
तो हम हैं सीनोजोइक इरा में, अभी ये चल रही है, सीनोजोइक इरा अभी चल रही है। तो जनाब क्वार्टनरी या सीनोजोइक इरा 70 मिलियन ईयर्स से चल रही है और अभी तक मौजूद है। मीजोजोइक इरा 135 मिलियन ईयर्स अगो से 225 मिलियन ईयर्स तक जाती है, जबकि पेलियोजोइक 270 मिलियन ईयर्स से इसका रिकॉर्ड 600 मिलियन ईयर्स तक जाता है। और ये राजी 2000 मिलियन या 2 बिलियन ईयर्स तक जाता है। अच्छा, रही बात इस डायग्राम की, तो यहाँ देखें बेटा, ये जिसका आगाज जिस एरा से मिल रहा है। अब अगर आप इसको देखें तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स का आगाज हुआ, अगर आप यहाँ चले जाएं तो जनाब ये ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डोविशियन पीरियड से। तो यहाँ पर आपने जब, अब लेक्चर खत्म होने में मेरा ख्याल है कोई 2 या 3 मिनट रह गए हैं, तो मेरे बच्चों ये बर्ड्स का आगाज देख लेना है, ये मैमल्स देख लेना है कि कब स्टार्ट हुए थे। तो ये एंट्री टेस्ट में ये क्या करेंगे बेटा, एज ऑफ रेप्टाइल्स, आर्कियोप्टेरिक्स, और ये बर्ड नुमा थी। अच्छा, ये एज ऑफ एम्फीबिया, इन सब का आपने देख लेना है एक स्केल रख के कि ये कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी इरा में। तो बेटा किसी वक्त आपके पेपर में इन नेम्स से पूछा जाएगा कि किस इरा में थे। तो पेलियोजोइक में देखो फर्न्स शुरू हो रहे हैं, पेलियोजोइक इरा में जनाब एम्फीबियंस हैं, पेलियोजोइक इरा से इनवर्टिब्रेट्स भी शुरू हो रहे हैं, पेलियोजोइक इरा से फिशेस भी स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन मैमल्स जो हैं वो भी पेलियोजोइक इरा से आए हैं, लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये हमें जनाब मिल रहे हैं मीजोजोइक इरा से। ठीक है जी, और यहाँ भी देख लीजिएगा कि कौन कौन सी इरा से स्टार्ट हुआ। फिर मैं कहता हूँ इरा एंड पीरियड, ये लाजमी मेरे बच्चों ने याद करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ओ माय गॉड, इरा एंड पीरियड्स। ठीक है बच्चों, आज मैंने कहा था कि शायद 3 शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे हुए हैं जनाब सिर्फ 2। हमने आज सिर्फ 2 टॉपिक्स किए, और वो कौन कौन से थे? लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इंशाल्लाह फाइलेटिक लाइनेज अब कल के लेक्चर में करेंगे।